ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 51 देशभक्त नवनिर्माण के कार्य में जुट जाएं। अपना समाज पिछले 2000 वर्ष से अवसादग्रस्त चला आ रहा है। आंतरिक दोष दुर्गुण जैसे जैसे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे परिस्थितियां भी उलझती चली गई और पग पग पर कठिनाइयां बढ़ी। व्यक्तियों के दोष दुर्गुणों के कारण समाज कमजोर हो जाता है और कमजोर समाज का शोषण करने के लिए कोई न कोई आक्रमणकारी कहीं न कहीं से आ ही कूदता है। अपना भी यही हुआ। गिरे में लात जमाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे और अपने अपने ढंग से रोमांचकारी शोषण करते रहे। इस पराधीनता ने उन दोष दुर्गुणों को और भी बढ़ाया, जिनके कारण अनेक प्रकार की दुर्बलताएं और विपत्तियां पहले से ही उत्पन्न हो रही थीं। अभी स्वाधीनता मिली है, पर हमारे जातीय दोष दुर्गुण जहां के तहां है। फलस्वरूप संसार के स्वतंत्र राष्ट्र जिस प्रकार उन्नति कर रहे हैं, उनकी तुलना में हमारा पिछड़ापन नगण्य ही सुधरा है। सरकार अपराधियों को दंड दे आर्थिक प्रगति के थोड़े साधन जुटा सकती है। व्यक्तिगत मूढ़ता एवं दुष्टता को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्त व्यस्तता को मिटाना उसके बलबूते की बात नहीं। अधिनायकवाद की बात दूसरी है। प्रजातंत्र में यह बात नहीं। प्रजातंत्र में व्यक्ति अथवा समाज सुधार का कार्य लोक सेवियों पर निर्भर रहता है। उन्हीं की सत्ता व्यक्ति या समाज का स्तर ऊंचा उठा सकने में समर्थ हो सकती हैं। प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर पहुंचाए रखने का सारा श्रेय यहाँ के लोक सेवियों को है। वे अपना सारा समय 2 कार्यों में खर्च करते थे। 1. अपना व्यक्तित्व उच्च कोटि का विनिर्मित करना, ताकि जनता पर उसका उचित प्रभाव पड़ सके। 2. निरंतर अथक परिश्रम तथा अनवरत उत्साह के साथ जनमानस में उत्कृष्टता भरने के लिए संलग्न रहना। साधु ब्राह्मण और वानप्रस्थों की यही परंपरा एवं कर्म पद्धति थी। उनकी संख्या जितनी बढ़ती थी, उसी अनुपात से राष्ट्रीय जीवन की हर दिशा में समृद्धि का अभिवर्धन होता चलता था। यही रहस्य था अपने गौरवमय इतिहास का। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वे तीनों ही संस्थाएं आज नष्ट हो गई। ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी तस्वीरें
और प्रतिमाएं बड़ी संख्या में घूमती फिरती नजर आती हैं, पर उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तव्य सर्वथा अपरित हो गया। ऐसी दशा में उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई। दुर्भाग्य का रोना रोने से काम न चलेगा। अभाव की पूर्ति दूसरी तरह करनी होगी। हम गृहस्थ लोग ही थोड़ा थोड़ा समय निकालकर लोक मंगल की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करना अपना धर्म, कर्तव्य समझें और उसके लिए निरंतर कुछ न कुछ योगदान देने के लिए तत्परता प्रकट करने लगें, तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलंबित है। यदि हमारे मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत लाभों जैसी दिलचस्पी पैदा हो जाए, तो हम व्यस्त दिखाई देने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा योगदान देकर ऐसे सामूहिक अभियान चला सकते हैं जिनसे वर्तमान दुर्दशा का कायाकल्प होने में देर न लगे। आवश्यकता ऐसे लोगों की है जिनके अंतःकरण में देशभक्ति, समाज सेवा और लोक मंगल के लिए कुछ करने की उमंग भरी भावनाएं लहरा रही हों। ऐसे ही नर रत्न अपना जीवन धन्य करते हैं, अपने समय की महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित करते हैं। यों राजनीतिक पार्टियों के पास अभी भी बहुत कार्यकर्ता हैं, पर वे राजनीति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सत्ता संघर्ष में यश पद पाने में ही उनकी प्रधान अभिरुचि है। कूटनीति में जिस तरह की तिकड़म में भिड़ानी एवं विडंबनाएं जुटानी पड़ती हैं, उन सब के अभ्यस्त होने से वे व्यक्तिगत आत्मबल भी खो बैठते हैं और ऐसे रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि भी नहीं रहती है। उनका ढर्रा भी संत महंतों की तरह अपनी पूजा, महिमा और गद्दी बनाने की दिशा में ही लुढ़कने लगता है। जो जिस ढांचे में डल गया उसके लिए बदलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों से भी उनकी मनोभूमि देखते हुए आशा करनी कठिन है कि देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक जनमानस का परिष्कार, रचनात्मक अभिवर्धन और समाज की दिशाएं मोड़ने का अभियान उनके द्वारा संभव हो सकेगा। यह नया कार्य एक नए वर्ग को ही करना चाहिए। धार्मिकता के सहारे भावनात्मक नवनिर्माण की दिशा में जुट सके, साधु ब्राह्मणों की परंपरा को गृहस्थ रहकर भी निभा सके, ऐसे व्यक्तियों की आज नितांत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए ताकि दूसरों को भी उसी मार्ग पर अनुगमन करने की प्रेरणा मिल सके। भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यकता का महत्व समझने वाले और उसके लिए कुछ त्याग बलिदान करने वाले की हिम्मत करने वाले लोगों का एक वर्ग हर जगह ढूंढा जाना चाहिए, उसे संगठित किया जाना चाहिए, क्योंकि एकाकी प्रयत्नों का परिणाम
बहुत बड़ा नहीं होता। सम्मिलित शक्ति द्वारा किए गए संगठित प्रयत्नों का चमत्कार सदा से होता रहा है। उसी की आवश्यकता आज भी है। लोक मंगल के लिए किए गए सामूहिक सत्प्रयत्न यदि सज्जनों द्वारा आरंभ किए जाएं, तो उनसे जनमानस के परिष्कार में, भावनात्मक नवनिर्माण में भारी सहायता मिले और प्रगति के पथ का सबसे बड़ा अवरोध सहज ही दूर हो जाए। कितने ही काम हैं जो ऐसे सत्प्रयत्नों द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। 1. प्रेरक विचारधारा प्रस्तुत करने वाले ज्ञान मंदिरों की प्रेरक पुस्तकालयों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण इस दिशा में सबसे पहला काम है। यदि व्यवस्थित रूप से वह प्रक्रिया पूरी की जा सके तो विचार क्रांति का महायज्ञ बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न होगा और उससे प्रबुद्ध पीढ़ी विनिर्मित होते हुए और उसके कर्तृत्व से वर्तमान दुर्दशा समाप्त होते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। 2. अशिक्षा दूर करने 70% अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकारी गैर सरकारी प्रयत्नों से विभिन्न स्तर के शिक्षण प्रयत्नों की वृद्धि होनी चाहिए। प्रौढ़ पाठशालाओं को रात्रि पाठशालाओं की इस संदर्भ में महती आवश्यकता है। 3. व्यायामशालाएं खेलकूद, शस्त्र संचालन और शरीर बल प्रदर्शन की प्रतियोगिताएं। 4. देहाती क्षेत्रों में स्वच्छता आंदोलन, नए ढंग के टट्टी घर, पेशाब घर, सोख्ता, नाली कूड़े के लिए गड़े गोबर न जलाने, मिलजुल कर गांव की सफाई करने जैसी प्रवृत्तियां पैदा करके ग्रामीण जीवन में व्याप्त गंदगी को दूर करने का अभियान। 5. खर्चीली विवाह शादियों के स्थान पर बिना खर्च के आदर्श विवाहों का प्रचलन, मृत्यु भोज, भूत पलित, भिक्षावृत्ति, पर्दा, ऊंच नीच, बाल विवाह जैसी अगणित सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए विभिन्न स्तरों के प्रचार, विरोध एवं प्रतिरोधात्मक आंदोलन का सृजन एवं नेतृत्व। 6. भावनात्मक नवनिर्माण के लिए साहित्य, संगीत, कला, अभिनय, चित्र प्रदर्शनी, प्रवचन, सम्मेलन आदि के समस्त प्रचार साधनों का प्रारंभ एवं अभिवर्धन। 7. शाक, फल, फूल, वृक्ष आदि उगाने, अन्न बचाने, जूठन न छोड़ने, दावतों पर नियंत्रण, सुधरे ढंग की कृषि, पकाने तथा खाने संबंधी जानकारी, कम ईंधन से जलने वाले चूल्हे आदि के द्वारा खाद्य समस्याओं का समाधान। 8. धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के लिए व्यापक एवं प्रखर प्रशिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत जीवन में सत्प्रवृत्तियों के समावेश को प्रोत्साहन, सत्कार्यों का अभिनंदन। 9. जीव दया, पशु पक्षियों के साथ सद्व्यवहार,
10. गृह उद्योगों का व्यापक प्रचलन, फैशन, फिजूल खर्ची एवं अपव्यय को निरुत्साहित करना। इन 10 सूत्री कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में हमें अपनी परिस्थिति एवं सुविधा के अनुरूप योजनाएं बनाकर कार्य संलग्न होना चाहिए। इस दिशा में किए गए प्रयत्न ही राष्ट्रीय प्रगति के आधार बनेंगे। प्रश्न, प्रजातंत्र में देशभक्तों के कर्तव्य क्या है? 2. युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित रचनात्मक नवनिर्माण के कार्यों का उल्लेख करते हुए युग की आवश्यकता पर लघु निबंध लिखें। 3. लोक सेवक अपना सारा समय किन 2 कामों में खर्च करते थे? 4. हमारे देश के उस प्रकार उन्नति कर सकने के क्या कारण हैं जिस प्रकार एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते हमारी उन्नति हो सकती थी? 5. राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए नवयुवकों को क्या करना चाहिए? 6. राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किस प्रकार अपना समय व्यय कर देते हैं? 7. ऐसे कौन से 10 सूत्री कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत हम नवयुवक भी देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं? 8. एक कार्यक्रम का अलग अलग वर्णन करें। पार्ट 51 समाप्त।